हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पीवाईक्यू हैदराबाद यूनिवर्सिटी का डिस्कस कर लिया है, उसी सीरीज में यह लास्ट वीडियो है। मतलब 66 टू 70 क्वेश्चन का ये लास्ट वीडियो है। देखते हैं इसका आज 66 क्वेश्चन कौन सा है। द शॉर्टेस्ट फेज ड्यूरिंग द सेल साइकिल। इसका डेफिनेटली आपको पहले से आंसर पता होगा, लेकिन हम इसमें आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे देंगे। पहले हम आपको इसका आंसर बता दें कि शॉर्टेस्ट फेज जो होता है वो आपका एम फेज होता है। शॉर्टेस्ट फेज आपका एम फेज होता है। अगर हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल में देखते हैं कौन कौन से फेज होते हैं। सेल साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो सेल साइकिल में आपका एक फेज होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज और दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं माइटोसिस या एम फेज। जो इंटरफेज है वो आपका 3 फेज से बना हुआ है। गैप 1, एस सिंथेसिस और गैप 2, और इसके बाद आपका आता है एम फेज। यह जो है साइक्लिक रूप से चलता रहता है। अब ध्यान दीजिए, G1 फेज जो है आपका 5 आवर का होता है, और एस फेज 7 आवर का, और G2 फेज आपका 3 आवर का होता है, और एम फेज आपका 1 आवर का होता है। अगर हम एम फेज की बात करते हैं तो एम फेज जो है फिर से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फेज से बने हुए हैं। एक आपका होता है प्रोफेज, दूसरा आपका होता है मेटाफेज, तीसरा होता है आपका एनाफेज, और उसके बाद होता है टीलोफेज। जो प्रोफेज है यह 36 मिनट का होता है, मेटाफेज 3 मिनट का, एनाफेज 3 मिनट का, और टीलोफेज आपका 18 मिनट का होता है। ये देखिए, ये आवर की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मिनट की बात कर रहा हूँ। तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो है वो आपका होता है एस फेज। सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो है वो आपका होता है एस फेज, और सबसे शॉर्टेस्ट फेज आपका एम फेज। और एम फेज में भी सबसे शॉर्टेस्ट जो होता है वो होता है मेटा और एना, 3 और 3 का, 3 3 आवर का। तो ये आप याद रखिएगा। मे बी ये पूछ लिया जाए आपसे कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, तो सबसे शॉर्टेस्ट फेज एम फेज, और सबसे लॉन्गेस्ट फेज आपका एम फेज होता है। चलिए ये क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इस डायग्राम को देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा द मिड मिड ब्लास्टुला ट्रांसिशन, जिसे हम एमबीटी करते हैं, मार्क्स द ऑनसेट ऑफ जाइगोटिक ट्रांसक्रिप्शन। देखिए, मिड ब्लास्टुला ट्रांसिशन से पहले जो होता है वो आपका पेरेंटल ट्रांसक्रिप्शन काम आता है। पेरेंटल जीन जो होता है, मैटरनल जीन जो होता है वो कंट्रोल करता है। बट मिड ब्लास्टुला ट्रांसिशन के बाद आपका जाइगोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है यूज होना शुरू होता है, जिससे इंक्रीज द सेल लेंथ, सेल साइकिल लेंथ, लॉस ऑफ सिंक्रोनस सेल डिवीजन। ये दोनों कंडीशंस होते हैं मिड ब्लास्टुला ट्रांसिशन के बाद। मिड ब्लास्टुला ट्रांसिशन के बाद जो है आपका जाइगोटिक ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है। इससे पहले मैटरनल ट्रांसक्रिप्शन काम कर रहा होता है। यहाँ के बाद आपका सेल साइकिल जो होता है वो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और सिंक्रोनस सेल डिवीजन जो है वो आपका लॉस हो जाता है। इससे पहले सिंक्रोनस सेल डिवीजन चल रहा होता है। तो हमें पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी सेल साइकिल ऑफ द फर्टिलाइज एग डज द एमटीवी अकर्स इन द जीनोपस लेवियस। तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉग जीनोपस लेवियस का हम यूज किया है। जीनो नहीं, लेवियस नहीं है, ये सीधे जीनोपस है। आपसे क्वेश्चन जीनोपस पूछा है, ये आपका जीनोपस ट्रॉपिकैलिस है। तो यहाँ पे ये आपका 36 सेल साइकिल, मतलब 36 सेल्स हैं। देन ये आपका 128 सेल है, 1024 सेल है। इसके बाद आपका MBT है, मिड ब्लास्टुला
ट्रांसिशन, इसके बाद मिड गैस्ट्रुला है, उसके बाद लेट गैस्ट्रुला है। अब यहाँ पे देखिए कि सेल साइकिल इनिशियल कंडीशन यहाँ पे है, उसके बाद 6-7 जो है सेल साइकिल होता है आपका 32 to 128, 128 से 1024 पे 8, 9 और 10 सेल साइकिल है। उसके बाद मिड ब्लास्टुला आपका 12 सेल साइकिल पे ऑनसेट हो रहा। तो हाउ मेनी सेल डिवीजन है यहाँ पे, सेल डिवीजन कितनी, मतलब हाउ मेनी सेल डिवीजन ऑफ द फर्टिलाइजर अकर्स, तो आपका 12 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इस पॉइंट पे जाके आपका सेल साइकिल जो है इस पॉइंट के बाद वो आपका मिड, मतलब इस पॉइंट पे आपका मिड ब्लास्टुला ट्रांसिशन फेज में जीनोपस का एग जा चुका होगा। देन आफ्टर उसके बाद 13, 14 और 15 है। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें दे रखी है, तो ये आप चाहो तो बाकी पढ़ सकते हो कि मतलब क्या क्या है। आप इसको चाहो तो आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीनोम वाइड प्रोफाइलिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड टू डिटरमाइन द डायनामिक्स ऑफ जाइगोटिक जीनोम एक्टिवेशन, जिसे हम ZWA बोलते हैं। ऊपर ही बात हुई थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जाइगोटिक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट हो रहा। कहाँ से एक्टिवेट हो रहा है, MBT से, मिड ब्लास्टुला ट्रांसिशन से। तो मिड ब्लास्टुला ट्रांसिशन यहाँ पे है, और यहाँ से आपका यूबिक्यूटियस ZGA, जिसे हम जाइगोटिक जीनोम एक्टिवेशन बोलेंगे, ये यहाँ से बिल्कुल कंफर्म हो रहा है यूबिक्यूटियस। इससे पहले रीजनल ZBE रिलीज मतलब हो रहा था। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें जो है आपका एक चीज़ और इसी में दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन ऑफ WNT नोडल और BMP सिग्नलिंग टू द रीजनल ZWA। जो आपका रीजनल जाइगोट मतलब जाइगोटिक जीनोम एक्टिवेशन जो रीजनल वाले है, उसमें कौन कौन सा सिग्नलिंग काम आता है, तो WNT जिसे हम न्यूक्लियर बीटा कैटेनिन बोलते हैं, फिर नोडल जिसे हम न्यूक्लियर स्मैड बोलते हैं, और तीसरा आपका BMP जिसे न्यूक्लियर स्मैड 1 BMP बोलते हैं। तो ये सिग्नलिंग रीजनल जाइगोटिक जीनोम एक्टिवेशन के लिए यूज होता है। बाकी यूबिक्यूटियस जीनोम जाइगोटिक जीनोम एक्टिवेशन जो है MBT के बाद शुरू होता है। यहाँ पे हो रहा है, बट इसके बाद देखिए बहुत ही अच्छा से एक्टिवेशन हो रहा है। तो ये डायग्राम का फोटो ले सकते हो। दैट इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पे पूछा है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर कैरेक्टराइज बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन से हमें आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन में पहला दिया है लॉन्गर द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, मतलब सिंथेसिस फेज जो होता है लॉन्गर होता है एम्ब्रियोनिक सेल साइकिल में। चलिए हम दूसरा पढ़ते हैं, हाइपोडायनामिक क्रोमेटिन नहीं, हाइपोडायनामिक क्रोमेटिन नहीं होता है, पहली बात। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला ऑप्शन है टोटिपोटेंसी। देखिए आपका जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है, यह टोटिपोटेंसी ना होके क्या होता है, टोटिपोटेंसी ना होके क्या होता है, प्लूरीपोटेंट होता है, प्लूरीपोटेंट होता है। टोटिपोटेंट ना होके आपका क्या होता है, प्लूरीपोटेंट होता है। फिर यहाँ पे लिखा है शॉर्ट टीलोमियर। शॉर्ट टीलोमियर एजिंग की सिंबल होती है। एम्ब्रियोनिक सेल जो है अगर स्टेम सेल्स है तो उसमें एजिंग तो होगा नहीं, तो ये तीनों के तीनों आपके एलिमिनेट हो गए। करेक्ट आंसर क्या है, लॉन्गर एस फेज ऑफ सेल साइकिल। और टीलोमियर शॉर्ट ना होके क्या होगा, टीलोमियर आपका शॉर्ट ना होके लॉन्ग टीलोमियर होगा, लॉन्ग टीलोमियर होगा, याद रखिएगा। शॉर्ट टीलोमियर ना होके लॉन्ग टीलोमियर होगा इन केस ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के कैरेक्टर क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर है कि लॉन्ग टीलोमियर होता है, दूसरा आपका लॉन्गेस्ट एस फेज होता है, और तीसरा कैरेक्टर है कि वो आपका प्लूरीपोटेंट होता है। ठीक है, 69 यहाँ पे है, कार्टेजेनर सिंड्रोम ऑफ द स्पर्मेटोजोआ आर इमोटाइल ड्यू टू द लैक ऑफ। देखो जैसे ही इमोटाइल हुआ है, इसका मतलब ये तुम ऐसे भी बता सकते थे कि डायनिन की कमी से इमोटाइल हुआ है, क्योंकि डायनिन जो होती है यह पाया जाता है किसमें, यह पाया जाता है आपका स्पर्मेटोजोआ में, जो कि उसको मूव करने के लिए, उसकी मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डायनिन।
डायनिन उसके मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी एक्टिविटी को मतलब उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। और कैटर जेनर सिंड्रोम में यही जो होता है उसकी लैक हो जाती है। चलो हम बता दें कि कैटर जेनर सिंड्रोम क्या है। यह एक रेयर, इसको नोट कर लो, रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक सीलियरी डिसऑर्डर है। ये क्या है आपका? रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक सीलियरी डिसऑर्डर है क्या? कैटर जेनर सिंड्रोम। इसकी खोज जो है सबसे पहले लियस ने करी थी। लियस ने करी थी। इन्होंने देखा क्या था? देखो, इन्होंने देखा था कि इस सिंड्रोम में एक एनिमल में प्लांट मतलब क्या कहते हैं उसे, इन्होंने देखा कि रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ डायनिन आर्म्स डायनिन आर्म्स के नंबर में रिडक्शन हुआ है। और डायनिन आर्म के नंबर में रिडक्शन होने से क्या हुआ है? डायनिन आर्म के रिडक्शन होने से आउटकम क्या हुआ है? विच डिक्रीज द सीलियरी बीट फ्रीक्वेंसी। और सीलियरी बीट फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज हुई है, जिससे क्या हुआ है? इससे आपका स्पर्मेटोजोआ की मोबिलिटी कम हो गई है या इमोबिलिटी हो गई है। तो इमोबिलिटी के लिए कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है? तो डायनिन जो है वो आपका इमोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और लैक ऑफ द डायनिन इन द स्पर्म सेल्स स्पर्मेटोजोआ कैटर जेनर सिंड्रोम कहलाता है, जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक सीलियरी डिजीज है। ये क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हो, नहीं याद होगा नहीं बता सकते। यहाँ पे लिखा है अब नॉर्मल ब्रीदिंग रिदम्स इज एसोसिएटेड विद मल फंक्शनिंग ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन रीजन। ब्रेन रीजन का कौन सा पार्ट जो है अब नॉर्मल ब्रीदिंग रिदम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है या एसोसिएटेड है? इसका आंसर है मेडुला ऑब्लिंगाटा। जो आपका मेडुला ऑब्लिंगाटा होता है ये आपका प्राइमरी रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर की तरह बिहेव करता है ब्रेन में। ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लिंगाटा रीजन है दैट आर द प्राइमरी रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर। तो अब नॉर्मल ब्रीदिंग रिदम्स जो है अगर किससे एसोसिएटेड है, अगर अब नॉर्मल ब्रीदिंग रिदम्स आपको आ रहा है तो इसका मतलब है कि मेडुला ऑब्लिंगाटा बिल्कुल करेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो दैट इज द full-fledged discussion of 70 question which is asked by the HCU in 2022। 2022 का पूरा पेपर मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कहीं भी PhD में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको PYQ आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको टाइम टू टाइम PYQ देता रहेगा। जैसा कि इस चैनल के ऊपर हैदराबाद यूनिवर्सिटी का PYQ पहले ही मैंने डिस्कस कर रखा है 2021 का, वो जाके आप देख लो। 2022 का हमने कंप्लीट कर दिया है और बहुत ही जल्द 2020 एनिमल बायोलॉजी के PYQ को लेके हम आने वाले हैं। तो आप आराम से यहाँ पे बैठिए, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस सीरीज विद योर फ्रेंड, कलीग्स एंड द सीनियर एंड जूनियर। जो अगले साल टारगेट कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो को भेजिए, बिकॉज दैट वीडियो आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस, फॉर यू ऑल्सो। चलो बाय बाय।